हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हितेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HTC लड़ी पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आप लोगों के लिए हितेश टीचिंग सेंटर लेकर आ गया है पाचन तंत्र का पार्ट 2। जो छात्र पार्ट 1 नहीं देखे हैं, कृपया वो पाचन तंत्र का पार्ट 1 जाके देख लें। उसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हम बता दिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है गोबर छत्ता, जिसे मशरूम भी कहते हैं, में किस प्रकार का पोषण होता है? ऑप्शन ए परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मृतजीवी पोषण। सबसे पहले पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं स्वपोषण और एक को बोलते हैं परपोषण। स्वपोषण में जो जीव होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है स्वपोषण में। जबकि परपोषण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। इसमें जो जीव होते हैं वो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इस परपोषण को 3 भागों में बांटा गया है। परपोषण को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक को बोलते हैं प्राणी संपोषण। ये प्राणी संपोषण में क्या होता है, जीव भोजन को अपने शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण करता है और उसका पाचन करता है। इसके उदाहरण मानव हो गए, गाय भैंस, ये सब प्राणी संपोषण करते हैं। दूसरा होता है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण वैसे पोषण को कहते हैं जिसमें जीव किसी सड़े गले कार्बनिक पदार्थ या फिर मृत जीवों, मतलब मरे हुए जीवों के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वैसे पोषण को बोलते हैं मृतजीवी पोषण। इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, ये गोबर छत्ता भी आएंगे इसी के अंतर्गत, क्योंकि गोबर छत्ता जो है जहाँ भी सड़े गले और नमी वाला स्थान होता है वहाँ पे उग जाता है। तो इस तरह से गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है। और एक होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण उसको बोलते हैं कि जो जीव होता है वो अन्य जीवों के शरीर में रहकर, जीव अन्य जीवों के शरीर में चाहे अंदर रहे या बाहर, वहाँ रहकर और उसे बिना मारे उसके शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसको बोलते हैं परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का उदाहरण हो जाएगा अमरवेल, जो कि एक आप लोग देखे होंगे किसी पौधे के ऊपर वो लतर जाता है, तो वो अमरवेल हो गया। उसके बाद जू हो गया, जिसको हम लोग देहाती भाषा में ढील भी बोलते हैं। फीता कृमि हो गया, चमक्कन हो गया इत्यादि, ये सब परजीवी पोषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ऑप्शन है अग्नाशय, यकृत, पिट्यूटरी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत जो कि हमारे शरीर में इधर बाएं साइड की तरफ होता है और इसे हम अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं, लीवर। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत से पीत निकलता है जो कि आगे जाकर पित्ताशय में जमा हो जाता है। इस यकृत से पीत निकलता है और ये पीत पित्ताशय में जाकर जमा हो जाता है। इस पीत का जो pH मान होता है वो 8.6 होता है। 8.6 का मतलब है क्षारीय। दोस्तों, आपको बता दें, अगर pH का मान 7 हो तो ये उदासीन कहलाता है, 7 से कम हो तो ये अम्लीय कहलाता है और 7 से अधिक रहने पर ये क्षारीय कहलाता है। तो आप यहाँ पे मान देख सकते हैं 8.6 है, इसका मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। तो ये पीत पित्ताशय में जमा हो जाता है और जब भोजन छोटी आंत में आती है तो छोटी आंत में आने से पहले भोजन अम्लीय हुई रहती है, तो उस अम्लीय भोजन को पीत जो है क्षारीय बना देती है। और एक बात और याद रखना है, पीत कोई एंजाइम नहीं है। पीत एंजाइम ना होते हुए भी वसा का पाचन करता है, और जब वसा का पाचन करता है तो इस क्रिया को बोलते हैं पाइसीकरण। दोस्तों, याद रखना है, पाइसीकरण इस क्रिया को बोलते हैं, पाइसीकरण। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ये हमारा देख लीजिए, यही है हमारा लीवर और यहाँ पे गाल ब्लेडर रहता है, जिसमें यहाँ पे गाल ब्लेडर यहाँ पे है, सॉरी दोस्तों, गाल ब्लेडर यहाँ है जिसमें कि पीत जमा रहता है। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है?
तो दोस्तों आपको बता दें आहार नाल में सबसे ज़्यादा लंबा होता है छोटी आंत। अब एक डाउट आता है कि नाम तो छोटी आंत रखा गया है लेकिन इसकी लंबाई सबसे बड़ी होती है, ये कैसा कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों एक्चुअल में नाम इस आधार पर रखा गया है कि छोटी आंत की चौड़ाई कम होती है, उसकी जो पाइप होती है उसकी चौड़ाई कम होती है लेकिन उसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। लगभग हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि हमारे आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है लेकिन उसमें से कम 6 से 7 मीटर लंबा होता है हमारा छोटी आंत। तो इस तरह से हमारे पूरे आहार नाल में सबसे ज़्यादा लंबाई छोटी आंत की होती है। दोस्तों छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, तो आपको एक बार फिर से यहाँ पे समझा देते हैं। छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट्स को बोलते हैं डेड्यूनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे पार्ट्स को बोलते हैं इलियम। तो डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम ये तीनों छोटी आंत के पार्ट्स हैं। इस डेड्यूनम को हम लोग हिंदी में ग्रहणी भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला सवाल है वसा को वसीय अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में कौन बदलता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लाइपेज, एमाइलेज, इन्वर्टेज। तो दोस्तों आपको बता दें जो हमारा अग्नाशय होता है, अग्नाशय, इस अग्नाशय से एंजाइम्स निकलते हैं, उस एंजाइम्स का नाम होता है लेट, LAT, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो दोस्तों ये जो लाइपेज होता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और वसा का पाचन करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है, वसा का पाचन करके वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है। उसी तरह से एमाइलेज जो है स्टार्च का पाचन करता है, एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है और स्टार्च का पाचन करके ये ग्लूकोज बनाता है। और ये जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन का पाचन करता है और प्रोटीन को पेप्टाइड बनाता है, पेप्टाइड। तो इस तरह से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये तीनों हो गया। हमारे और भी एंजाइम्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेप्सिन, आपको बता चुके हैं पेप्सिन हमारे अमाशय से स्रावित होने वाला ये एंजाइम्स है। ये इमाइलेज तो ये बता ही दिए। इन्वर्टेज ये छोटी आंत से स्रावित होता है। इन्वर्टेज जो है सुक्रोज को बदलता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। तो बस आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चंस में इतना ही। अगला सवाल है, हाँ एक बार हम लोग देख लेंगे किस एंजाइम्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। लार ग्रंथि से निकलता है लार रस और लार रस से एंजाइम्स, यहाँ पे टाइलिन होता है, आप लोग को बता चुके हैं। लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है और टाइलिन भी होता है। टाइलिन का काम होता है मंड का पाचन करना, ये हमारे मुख्य गुहा में अवस्थित होता है, आप लोग को पहले ही बता दिए थे। जठर ग्रंथि जो है इससे जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 एंजाइम्स होते हैं, एक पेप्सिन और रेनिन, आपको बताए थे। रेनिन बच्चों में दुग्ध के केसिन प्रोटीन के पाचन के लिए प्रोटीन का पाचन करता है। आप लोग यदि हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं पाचन तंत्र पार्ट 1 तो उसे जाकर अवश्य देख लें, उसमें ये सारी बातें बता दी गई है। और ये हमारे अमाशय में पाया जाता है, प्रोटीन का पाचन करता है, दूध और वसा का पाचन करता है। अब है हमारा लीवर, ये लीवर से निकलता है पीतरस, आपको पहले भी बता चुके हैं। ये पीतरस कोई एंजाइम नहीं है और ये हमारे ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी मतलब ये हमारे छोटी आंत का पार्ट है ना, जिसको अंग्रेजी में डेडुनम बोलते हैं। ये पचने में सहायक करता है, मतलब भोजन को जो है ये क्षारीय बना देता है। फिर है अग्नाशय, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशयी रस अभी तुरंत बताए थे, लेट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन ये वहीं छोटी आंत के ग्रहणी वाले पार्ट में जाके प्रोटीन के अवयव को, मंड को और वसा को, ये सब का पाचन करता है। और फिर होता है हमारा आंत ग्रंथि, आंत ग्रंथि से आंत रस निकलता है। आंत रस में इमाइलेज, इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेज ये सारे होते हैं, सारे एंजाइम्स होते हैं। ये हमारे छोटी आंत में जाके और प्रोटीन जो कि अधपचा होता है उसे पचाता है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, वसा इत्यादि का निर्माण करता है। दोस्तों ये भी वही बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है,
अमाशय की दीवार में होने वाला घाव अल्सर किसके अत्यधिक स्राव से होता है? तो अल्सर किसके अत्यधिक स्राव से होता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है लाइपेज, तीसरा ऑप्शन है पेप्सिन और चौथा ऑप्शन है म्यूकस। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे पेट अर्थात अमाशय की जो दीवार होती है उसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है। जठर ग्रंथि जठर रस का स्राव करता है। जठर रस 3 प्रकार के रस निकालते हैं, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। एक को बोलते हैं HCl, एक को बोलते हैं श्लेष्मा और फिर एक होता है पेप्सिनोजेन। तो ये HCl से जब HCl की अधिक मात्रा हमारे अमाशय में स्रावित हो जाती है तो HCl की अधिक मात्रा स्रावित होने से कभी कभी हमारे पेट में एक घाव बन जाता है जिसको अल्सर कहा जाता है और हमारे अमाशय की दीवार को क्षति पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में अल्सर को दूर करने के लिए दोस्तों आप लोगों एक इमेज के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं, ये अमाशय है, अमाशय का अंदर वाला भाग दिखाया गया है और इसमें HCl के कारण जो है अल्सर हो गया है, पेट का अल्सर। तो आपको बता दें दोस्तों, जब पेट में अल्सर हो जाता है तो हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं। सिर्फ इनो का ही नहीं, एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्षारीय, बेसिक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और इसका pH मान होता है 10.6। तो इस pH मान 10.6 है, उधर अम्ल का प्रभाव था और अम्ल क्षार से मिलके, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि अम्ल जब क्षार से मिलता है तो वो उसको उदासीन बना देता है। तो इस तरह से इसको उदासीन बना देता है। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि पेट के अल्सर को दूर करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इनो, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें से सभी। तो दोस्तों इसमें से सभी आवश्यक है क्योंकि आप लोग को बताए थे कि एक पौधा होता है तो उस पौधे को ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग यहाँ चित्र देख सकते हैं, ये एक पौधा है। इस पौधे को ज़मीन से जल भी चाहिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, साथ ही साथ इसके पत्ते में क्लोरोफिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। हाँ दोस्तों, ऑप्शन है हरित लवक, एस्टोमाटा, जड़ और पत्ती। तो दोस्तों पत्ती को तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, लेकिन हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं क्योंकि हरित लवक ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो थोड़ा ये बता दें, यही है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक भी बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट ये जो है, यही हमारे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और पौधे को भोजन बनाने में मदद करता है। अगला सवाल है, ग्रहणी किसका भाग है? ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन मुख्य गुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। दोस्तों आपको बता दिए थे कि ग्रहणी छोटी आंत का पार्ट है क्योंकि ग्रहणी जो होता है उसके 3 पार्ट्स हम लोग बता चुके हैं आपको कि ग्रहणी के 3 भाग होते हैं। एक को बोलते हैं डेडुनम, छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं डेडुनम, दूसरे को बोलते हैं जेजुलम और तीसरे को बोलते हैं इलियम। तो डेडुनम को ही हिंदी में ग्रहणी कहा जाता है। तो ग्रहणी किसका पार्ट है? छोटी आंत का। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लार के पाचन में सहयोग करती है। लार के पाचन में इसमें से कौन सहयोग करती है? लार किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन में, प्रोटीन के पाचन में, वसा के पाचन में, या फिर इसमें से सभी के पाचन में? कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा लार होता है ना, वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है क्योंकि आप लोगों को बता चुके हैं कि हमारे मुंह में जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल, सबमैंडिकुलर। तो इसमें से जो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, इसमें जो लार निकलता है उस लार में 99% जल होते हैं, 1% एंजाइम होता है। उस 1% एंजाइम में जो महत्वपूर्ण एंजाइम होता है, एक होता है टाइलिन और एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम सूक्ष्मजीव को मारता है, जबकि टाइलिन जो है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लार किसके पाचन में सहयोग करता है? तो स्टार्च के पाचन में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत में होता है? लाइपेज। दोस्तों लाइपेज आपको तो बता दिए थे, LAT, लेट एंजाइम्स। ये लेट एंजाइम्स अग्नाशय से निकलता है, तो ये तो होगा नहीं। श्लेष्मा आपको ये भी बताए हैं, ये हमारे अमाशय से निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हमारे अमाशय से निकलता है। तो यकृत से जो उत्पन्न होता है यकृत में, वो होगा यूरिया।
दोस्तों ये यूरिया यकृत से उत्पन्न होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, पाचक एंजाइम नहीं है, इसमें से पाचक एंजाइम कौन नहीं है? ऑप्शन है ट्रिप्सिन, टाइलिन, पेप्सिन, गेस्टिन। तो दोस्तों इसमें से पाचक एंजाइम गेस्टिन नहीं है, ये गेस्टिन पाचक एंजाइम्स नहीं है। आप देख सकते हैं टाइलिन भी जो है एक पाचक एंजाइम्स है, ये हमारे मुंह में लार ग्रंथि से निकलता है। दूसरा ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी हमारा एक एंजाइम्स है, टाइलिन भी हमारा एक एंजाइम्स है, पेप्सिन भी हमारा एक एंजाइम्स है, लेकिन गेस्टिन हमारा एंजाइम्स नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों, गेस्टिन एंजाइम्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि पीत का संचय कहाँ होता है? दोस्तों आप लोग को बता दिए थे कि पीत का संचय पित्ताशय में होता है, तो इस तरह से इसका आंसर होगा पित्ताशय। पीत का संचय पित्ताशय में होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के सेशन का ये लास्ट सवाल है कि भोजन नली की दीवार के संकुचन और प्रसरण की गति को क्या कहते हैं? तो भोजन नली के दीवार के संकुचलन और प्रसरण की गति को दोस्तों बोलते हैं कर्माकुंचन। कर्माकुंचन होता क्या है? तो दोस्तों जो हमारे ग्रास नली होती है, ग्रास नली, जिसको अंग्रेजी में ओसोफेगस बोलते हैं, तो वो ग्रास नली में जब भोजन आती है तो ग्रास नली कुछ इस तरह का पाइप की तरह होता है। इसमें जो है भोजन जब आती है तो भोजन यहाँ आके थोड़ा सा रुकती है, फिर यहाँ से आगे बढ़ती है, फिर इसमें आके रुकती है। इस तरह से कहने का मतलब धीरे धीरे करके भोजन इसमें इस पार्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, और तब जाके लास्ट में हमारे अमाशय में आता है। तो इसी गति को हम लोग कर्माकुंचन गति बोलते हैं। दोस्तों एक सवाल पूछा जाता है कि हमारे आहार नाल का कौन ऐसा पार्ट है जहाँ पे पाचन नहीं होता है? तो दोस्तों यही जो हमारा ग्रास नली है, इस ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में भोजन इस कर्माकुंचन गति से नीचे आता है। दोस्तों ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये हमारा ग्रास नली है और ग्रास नली में भोजन धीरे धीरे करके आगे आता है। लेकिन यहाँ पे ग्रास नली के कैंसर के बारे में दिखाया गया है। ग्रास नली में ये देख लीजिए फूड पाइप, जिसको ओसोफेगस बोलते हैं, इसमें धीरे धीरे भोजन आता है। दोस्तों तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हैं, और आप लोगों का प्यार हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते रहेगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।